नमस्कार दोस्तों वैसे तो भारत में कई सारे बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, लेकिन भारत का कोई ऐसा बैंक नहीं है जो ग्लोबली टॉप 20 में आता हो। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं भारत सरकार एक बड़ा कदम लेने जा रही है और प्लान ये है कि कम से कम 2 मेगा बैंक्स होने चाहिए जो कि टॉप 20 में आते हो। या आप देख सकते हो खबर, इंडिया टू टारगेट 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन टॉप 20 ग्लोबल बैंक्स एज पार्ट ऑफ विकसित भारत 2047 प्लान। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे क्योंकि यहाँ पर मर्जन प्लान की बात चल रही है। क्योंकि अगर आपको बड़े बैंक्स बनाने हैं, जैसे आपको याद होगा कुछ समय पहले, कुछ साल पहले सरकार ने मर्जर किया था, बहुत सारे जो बैंक्स थे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उनको कंसोलिडेट किया और आज के डेट में टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स आपको देखने को मिलते हैं। तो हो सकता है कि नेक्स्ट राउंड में यहाँ पर कई सारे बैंक्स का मर्जर हो जाए। तो बेसिकली प्लान क्या है, कैसे चीजें पॉसिबल होंगी, क्या होना चाहिए, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि कल 15 सितंबर लास्ट डेट है। अगर आप किसी भी बैच के अंदर एनरोल करना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2026, 27, 28 या फिर कोई भी लैंग्वेज लेना चाहते हैं, सभी के लिंक कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं। यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और अभी भी कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड करेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अभी करंट डेवलपमेंट देखते हैं हो क्या रहा है। बेसिकली सरकार कंसिडर कर रही है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का कंसोलिडेशन है उसका सेकेंड राउंड चलाया जाए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अभी जस्ट 2 दिन का जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स मंथन समिट है वो कंक्लूड हुआ और इसी के अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया जो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन रिपोर्ट्स के आधार पर यही कहना है कि इस समय जो टोटल नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनकी संख्या कम की जाए और बड़े बैंक्स हों, मतलब छोटे छोटे ज्यादा बैंक्स होने के बजाय बड़े बैंक्स होना चाहिए। वैसे अगर आप देखोगे तो लास्ट टाइम जो मेजर कंसोलिडेशन हुआ था 2019-20 में, आपको याद होगा, या आप देख सकते हो टोटल 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हुआ करते थे 2017 में। इनफैक्ट एसबीआई के भी कई सारे अलग अलग बैंक्स थे। तो कुल मिलाकर 2019-20 आते आते 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स किए गए। आप देख सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इनको मर्ज कर दिया गया पंजाब नेशनल बैंक में। सिंडिकेट बैंक को मर्ज कर दिया गया कैनरा बैंक में। आंध्रा बैंक कॉर्पोरेशन बैंक को मर्ज कर दिया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। तो इस तरह के कुल मिलाकर जो है 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स आज के डेट में आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब अभी जस्ट 5-6 साल पहले ही ये पूरा कंसोलिडेशन हुआ है, तो अब यहां पर वापस क्यों इसकी चर्चा हो रही है, राउंड 2 की बात क्यों हो रही है? देखो क्या है ना कि यहां पर अगर आपको ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होना है तो आपको बड़ा बैंक बनना पड़ेगा। मतलब जो बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वहां वो उनके पास ताकत आती है कि जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं ना उनको फाइनेंस कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर किसी में 2-3 लाख करोड़ रुपए चाहिए, फाइनेंस चाहिए, तो यहां पर एक बैंक ऐसा नहीं है जो यहां पर आपको फाइनेंस कर पाएगा। तो इसमें कई सारे जो बैंक्स हैं उनकी जरूरत पड़ती है, कुछ पैसा वहां से लिया, कुछ वहां से लिया। तो रैदर देन दैट कि जो बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स होंगे वो अकेले ही यहां पर इस तरह के जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसको फाइनेंस कर सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू, 2040 तक भारत को जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट चाहिए उसका नंबर है लगभग $4.5 ट्रिलियन। सोचिए, तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है आपके पास बड़े बैंक्स होने चाहिए, जो कि अभी उतना देखने को नहीं मिलता है। दूसरा क्या है, क्रेडिट ग्रोथ अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी कंसर्न है। नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ जो है वो 13.7% था पिछले साल 2024 में, ये घटकर अभी 10% के नीचे चला गया है। और जो इंडस्ट्रियल लैंडिंग है, मतलब जो इंडस्ट्रीज को पैसा उधार दिया जाता है, वो अभी कमजोर चल रहा है। प्राइवेट बैंक जो है वो मार्केट शेयर को कैप्चर कर रहे हैं। तो सरकार चाहती है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो आगे बढ़े, कॉम्पिटिटिव हो। फिर इसके साथ साथ जो बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट करेंगे बाकी के इंस्टीट्यूशंस को, जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसकी तरह भी काम करेंगे। और क्योंकि ऑलरेडी भारत का एक्सपीरियंस रहा है कंसोलिडेशन का, तो इसलिए भी सरकार चाहती है कि इसका राउंड 2 चलाया जाए। तो अब यहां पर हम आते हैं कि अभी ये जो पिछले 2 दिन पब्लिक सेक्टर बैंक मंथन 2025 चला था, ये है क्या? बेसिकली एक स्ट्रैटेजिक कॉन्फ्रेंस था जिसके अंदर पॉलिसी मेकर्स, रेगुलेटर्स, टॉप बैंक के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो पार्टिसिपेट किए थे। और इसी के हिसाब से विकसित भारत 2047 के विजन के हिसाब से फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि 2027 तक भारत के पास 2 सबसे बड़े बैंक होने चाहिए और वो ऐसे बैंक होने चाहिए जो वर्ल्ड के टॉप 20 में आ सके। तो ये यहां पर पूरा प्लान है विकसित भारत का 2027 तक। तो अभी करंट पोजीशन क्या है? देखो अभी भारत में अगर आप देखोगे जो 2 सबसे बड़े बैंक हैं, एक तो है आपका एसबीआई और दूसरा है एचडीएफसी बैंक। मतलब एसबीआई की हम बात करें तो लार्जेस्ट इंडियन बैंक आप सब जानते हैं और इसका जो एसेट है वो है लगभग 780, लगभग $800 बिलियन के आसपास का। और ये रैंक करता है पूरे दुनिया में 43rd नंबर पर। मतलब दुनिया का सबसे बेस्ट बैंक
ये ग्लोबली 43rd नंबर पर आता है इन टर्म्स ऑफ एसेट। वहीं भारत का जो एचडीएफसी बैंक है, सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक, ये आपका ग्लोबली टॉप 100 में आता है, लेकिन इसका एसेट्स आप देखिए ये आधा है, मतलब एसबीआई का आधा, ऑलमोस्ट $460 बिलियन के आसपास। और बाकी के पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स अगर आप देखोगे तो कंपैरेटिवली इनसे और भी ज़्यादा छोटे हैं। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करो ग्लोबली, मतलब जो 20th सबसे लार्जेस्ट बैंक है दुनिया में, यूबीएस बैंक, तो ये अगर आप देखोगे तो इसके पास एसेट है लगभग $1.7 ट्रिलियन का, जो कि एसबीआई के मुकाबले डबल है। तो आप समझ रहे हो एसबीआई जितना है आज के डेट के उसका डबल है। तो इसीलिए हम पीछे हैं, मतलब भारत का कोई भी ऐसा बैंक नहीं है जो टॉप 20 में आता हो। और टॉप 100 में भी अगर आप देखोगे तो भारत के सिर्फ यही दो बैंक हैं, एक है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है आपका एचडीएफसी बैंक। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमें टॉप 20 में आना है तो कितना ग्रो करना पड़ेगा। देखो टारगेट अगर हम मान के चलें 2047, मतलब अभी 2025 चल रहा है, 22 साल तक हमें कितना ग्रो करना पड़ेगा। मान के चलिए कि जो अभी दुनिया के बाकी बैंक्स हैं वो वहीं के वहीं खड़े रहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, वो और ग्रो होंगे। लेकिन मान लीजिए अगर वहीं रहते हैं तो अगर यूबीएस मान लो अगर ये रहता है आपका $1.7 ट्रिलियन, तो अगर एसबीआई को $780 बिलियन से $1.7 ट्रिलियन जाना है तो हर साल एसबीआई को 3.5% के हिसाब से ग्रो करना होगा। CAGR जो है उसका 3.5% होना चाहिए। लेकिन रियलिस्टिक अगर हम देखें, रियलिटी में क्या है, अगर मान लो यूबीएस है ये भी तो ग्रो होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हम ही ग्रो होंगे। तो अगर मान लो ग्लोबल ग्रोथ 2% की होती है तो एसबीआई को कम से कम 5.7% का ग्रोथ चाहिए। ग्लोबल ग्रोथ अगर 3% होती है तो एसबीआई को 6.8% का ग्रोथ चाहिए। ग्लोबल ग्रोथ 4% का होता है तो हमें 7.8% का ग्रो होना चाहिए। मतलब अगर हमें 2047 तक टॉप 20 में आना है तो इंडियन बैंक्स, मतलब स्पेशली एसबीआई की हम बात करें तो उसको 5 to 8% का ग्रोथ चाहिए, तब जाकर एसबीआई हो जाएगी। और सोचिए अगर हम एचडीएफसी या फिर बाकी किसी बैंक्स की बात करें तो उनको तो और ज़्यादा डबल डिजिट में ग्रो करना पड़ेगा, 10% से ज़्यादा ग्रो करना पड़ेगा, तब वो टॉप 20 में आ पाएंगे। आप समझ रहे हो कि जर्नी इतनी आसान नहीं होने वाली है। लेकिन हाँ, इसको अलग अलग फेजेस में आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे फेज 1 2025 से 30 के बीच में, ये फाउंडेशन फेज आप कह सकते हैं, ये 5 साल में। मतलब यहाँ पर सबसे पहले तो सरकार को 2 चैंपियन बैंक्स आइडेंटिफाई करने होंगे। क्या वो एसबीआई होगा, क्या वो पीएनबी होगा, मतलब सरकार को आइडेंटिफाई करना होगा ना कि हमारा फोकस इन पर होगा, इनको हमें टॉप 20 में लाना है। फिर सरकार को वहाँ पर कैपिटलाइज करना पड़ेगा, ज़्यादा उसमें कैपिटल डालना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी पड़ेगी उस बैंक की, गवर्नेंस रिफॉर्म लाने पड़ेंगे, ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी, तब जाकर ये होगा। तो फाउंडेशन बनाना पड़ेगा अगले 5 सालों में। फिर उसके बाद अगले 10 सालों में 2031 से 2039 तक ग्लोबलाइज जाना पड़ेगा। मतलब अभी तो क्या है, डोमेस्टिक फोकस ज़्यादा होता है एसबीआई का या फिर किसी का भी, तो उनको ग्लोबल लेवल पर जाना है। मतलब 4 से 8 जो इंपॉर्टेंट मार्केट्स हैं ग्लोबली, वहाँ पर अपना एटीएम और बाकी जो ब्रांचेस हैं उसको एक्सपैंड करना है, अपना जो इनकम है स्ट्रीम है उसको डाइवर्सिफाई करना है, और ट्रेड फाइनेंस बाकी चीज़ों में जाना है ताकि इनका ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। फिर अगला जो 7 साल होगा 2040 से 47 के बीच में, तो वहाँ पर एज अ ग्लोबल प्लेयर के तौर पर हमें अपने आप को पोजीशन करना पड़ेगा। यहाँ पर जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं, जो बाकी के बड़े बैंक्स हैं, उनके हिसाब से कंपेरेबल हमें अपना मैट्रिक्स अचीव करना है, और तब जाकर हम टॉप 20 में आ पाएंगे इन टर्म्स ऑफ एसेट। लेकिन हाँ देखो, जब हम ग्रो हो रहे होते हैं ना, कोई भी बैंक तेजी से ग्रो हो रही होती है तो उसमें बहुत सारे खतरे भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो ये बैंक्स ज़्यादा लेंड करना स्टार्ट कर देंगे, उधार देना स्टार्ट करेंगे, तो क्रेडिट रिस्क का भी तो खतरा होगा ना, कि मान लो उधार तो दे दिया लेकिन वो पैसा रिटर्न हो रहा है कि नहीं। मान लो भारत में अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में उधार दे दिए, किसानों को उधार दे दिया, तो कई बार आपने देखा होगा मामला पॉलिटिसाइज हो जाता है कि वहाँ से पैसा आएगा नहीं आएगा, फिर चुनाव होगा तो सरकार वहाँ पर स्कीम लेकर आएगी कि उन लोग का लोन जो है कर्जा माफ़ी हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। या फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बहुत सारे, विजय माल्या, इस तरह के बहुत सारे, इन्होंने करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए, मतलब हजारों करोड़ों रुपए लेके भागे हैं तो वो लौटाया नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फिर इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन सोशल मैंडेट एंड कमर्शियल गोल। देखो क्या है ना, हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें, अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स बनाया ही गया था लोगों के भलाई के लिए, लेकिन अगर वो भी पूरा प्रॉफिट की तरफ ध्यान देगी, कमर्शियल गोल्स की तरफ ध्यान देगी, तो कैसे चीज़ें हो पाएंगी। तो उसमें काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। दूसरा है गवर्नेंस फेलियर, मतलब कहीं ना कहीं सरकार को ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी। आज के डेट में पब्लिक सेक्टर बैंक्स को उतनी ऑटोनॉमी नहीं है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अभी भी है,
पहले जितना नहीं है, लेकिन हाँ अभी भी आपको देखने को मिलेगा। ग्लोबल रेगुलेटरी बर्डन भी है। देखो, अगर आप ग्लोबल लेवल पर जाते हो तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से आपको चलना है। अभी तो आप डोमेस्टिक में फोकस कर रहे हो तो आरबीआई जो कहती है वही करना होता है, लेकिन वहाँ पर भी आपको फोकस करना होगा, तभी जाकर आप टॉप 20 में आ सकते हैं। तो फाइनली अगर हम बात करें रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, तो देखो फाइनेंस मिनिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। उनको पहले पॉलिसी फ्रेमवर्क जारी करनी होगी, इन्वेस्टमेंट जो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है उसको अलाउ करना होगा, माइलस्टोन डिफाइन करना होगा कि आपको ये इस समय अचीव करना है। फिर आरबीआई का भी रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब जो ग्लोबल लेवल पर जितने रूल्स रेगुलेशन है उसको यहाँ पर उनको फॉलो कराने हैं। इंटरनेशनल जो ऑपरेशन है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हो गया, उसको सुपरवाइज करना है। फिर जो खुद बैंक्स हैं उनको भी अपना पूरा प्लान बनाना पड़ेगा, अगले 5 साल में वो कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाले हैं, कैपिटल वो कैसे रेज करेंगे, टेक्नोलॉजी में कितना इन्वेस्ट करेंगे, ग्लोबल एक्सपेंशन कॉरिडोर को कितना होगा, पायलट प्रोजेक्ट्स आने होंगे। तो ये हर एक किसी का रोल होने वाला है, सरकार का, आरबीआई का और खुद बैंक्स का, तब जाकर वो कुछ अचीव कर सकते हैं। तो ओवरऑल आप समझिए विकसित भारत 2047 का जो विजन है कि देश में 2 ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बैंक्स होने चाहिए टॉप 20 में, ये काफी एम्बिशियस है, न्यूमेरिकली अचीवेबल है, लेकिन हाँ यहां पर आपको कई सारी चीजों पर ध्यान देना है कि आपका ग्रोथ कम से कम 5 से 8% हो, कैपिटलाइजेशन हैवी होना चाहिए, गवर्नेंस रिफॉर्म आनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन, इंटरनेशनल प्रेजेंस, ये सारी चीजें होंगी तब जाकर ये शायद अचीव हो सके। बट आई होप कि ये जो चर्चा चल रही थी पिछले कुछ दिनों से इसके बारे में, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो भारत में ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम ये किसको कहा जाता है? ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव। स्पेशली कल लास्ट डेट है 15 सितंबर, किसी भी बैच में आप एनरोल करना चाहते हैं 2026, 27 और 28 अलग अलग लैंग्वेजेस में है। कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड करेगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।